नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं मैथ ई क्लासेज में आप सभी का। आज हम हिंदी टेट, सुपर टेट और इन सब को ध्यान में रख करके साथ ही साथ डीएलएड की क्लासेज, बीटीसी की क्लासेज को भी ध्यान में रख के हम शुरुआत करते हैं हिंदी। और हिंदी के विषय में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी शब्द किस प्रकार से आया, हिंदी शब्द का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो हम क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ना चालू करते हैं हिंदी को। तो हम इस बात को देखेंगे, थोड़ा सा ये भी देखते चलिएगा। जो हिंदी है, हिंदी अब इसी तरीके से लिखा जा रहा है। मतलब कि ये नया आपका ये वर्तनी आपकी जो है ये अब आपका वर्तनी इस तरीके से, ये हिंदी हम जो लिखते हैं अब ये हमारा क्या हो गया, मानक। ये हमारा मानक और ये हमारा क्या हो गया, अमानक। तो हमारे शुद्ध हिंदी ये है। बिल्कुल हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो इस विषय में समझें कि क्या कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो ये हमारा मानक है। जो मानक होता है ये हमारा किस प्रकार का होता है, ये हमारा शुद्ध होता है। जो अमानक होता है ये किस प्रकार का होता है, ये हमारा अशुद्ध होता है। ठीक ना। अब हम इसी के साथ साथ हमने आपको बताया पहला स्टेप में हमने आपको हिंदी के संदर्भ में हमने आपको बताया कि हिंदी मानक क्या है, क्या अमानक है। तो हमने देखिएगा कि कहीं कहीं पे हिंदी को लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इस चीज़ संदर्भ में आप जानिएगा ये हिंदी हमारा, ये मानक हिंदी ये हमारा शुद्ध है, और ये जो हिंदी ये हमारा किस तरीके से है, अशुद्ध है। क्योंकि भारत सरकार निदेशालय बोर्ड जो वर्तनी का निर्धारण करती है, अब इस वर्तनी को हम क्या करते हैं, इस वर्तनी को हम अमानक घोषित कर दिया गया है और ये वर्तनी हमारी शुद्ध है। इस प्रकार से हिंदी को अब हम इस तरीके से न लिख करके इस तरीके से लिखेंगे। कन्फर्म होगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। हिंदी शब्द का विकास, दूसरे स्टेप में हम आपके चलते हैं। हिंदी शब्द का विकास। हिंदी शब्द किस प्रकार से हमारा हिंदी शब्द बना, हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ, हिंदी शब्द किस प्रकार से हुआ, हिंदी शब्द किस तरीके से बना। तो इस संदर्भ में हम आपको बता दें कि थोड़ा इसमें विवाद है, कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ लोगों का अलग मानना है। लेकिन इसमें जो सर्वमान्य है वो हमारा क्या है कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है किससे माना जाता है, सिंधु नदी से आपका माना जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे माना जाता है, सिंधु नदी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हमारा सिंधु नदी से माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से आप समझिएगा। ये आपका उत्तर और नीचे आया हमारा क्या है, दक्षिण, ये हमारा पूरब और ये हमारा क्या है, पश्चिम। तो भारत में जितने भी आक्रांता आए, जितने भी आक्रमणकारी आए, उन लोगों को, उन आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने का एक ही मार्ग था। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ हिमालय, पूरब की तरफ बंगाल खाड़ी और जो दक्षिण है ये महान सागर था। और जो आक्रांता भारत में पहुँचे, भारत के दर्शन किए, उन लोगों को आने का सबसे अच्छा जो मार्ग था ये उत्तर और पश्चिम का मार्ग था। तो उत्तर और पश्चिम से जितने भी आक्रांता भारत में पहुँचे, भारत में कदम रखे, तो भारत में कदम रखने वाले कौन से हैं, तो हैं आपके फारसी, ईरानी। सबसे बड़ा ईरानी जो है आपका रखने वाले कौन हैं, तो आपके हैं ये फारसी या ईरानी लोग, फारसी लोग जब सबसे पहले आपका भारत में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे इनको एक नदी मिलती है। ये नहीं नदी हमारी कौन सी है, ये नदी है हमारी सिंधु नदी।
ध्यान रखिएगा। ये हमारी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। जितने भी भारत में जितने भी आक्रांता आए, वो आक्रांता में आने वाले हैं आपकी फारसी। और हम आपको बता दें कि भारत का प्राचीन काल से ही फारसियों का जो व्यापारिक संबंध था। और जब फारसी भारत में कदम रखें तो जो उनके दर्शन होते हैं, वो दर्शन किसका होता है? वो दर्शन होता है हमारा सिंधु नदी का। यही है, ये हमारा दर्शन किसका होता है? सिंधु नदी का। और ध्यान रखिएगा कि जो फारसी थे, इनके उच्चारण में दोष था। उच्चारण में दोष किस प्रकार का था कि ये क्या करते थे? स का उच्चारण हमारा ह में करते थे और ध का उच्चारण किस में करते थे? द में करते थे। ध्यान रखिएगा कि जो फारसी आए, जो भी फारसी हमारे यहाँ आए, जो भी ईरानी फारसी आए, तो भारत में जब कदम रखें तो वो दर्शन सबसे पहले किस नदी करते हैं? सिंधु नदी करते हैं। और सिंधु नदी का दर्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं कि स का उच्चारण किस में करते हैं? ह में। और ध का उच्चारण किस में करते हैं? द में करते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में दोष था। तो हिंदू नदी को क्या कह दिए? सिंधु नदी को क्या कह दिए? सिंधु को कहें हिंदू। ये देखिए भाई, स का ह में कर दिए, ध का द में कर दिए, तो ये सिंधु जो है ये किस में बदल गया आपका? ये आपका हो गया हिंदू। अब काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक ये सिंधु नदी को क्या कहते रहे? हिंदू हिंदू पुकारते रहे। फिर कुछ दिन बाद ये हिंदू से जब यहाँ के लोगों ने बताया कि भाई ये सिंधु जो आप हिंदू करें, ये हिंदू नहीं, ये सिंधु है, तो अपने ही शब्दों में कहते हैं अच्छा हिंद। क्या कहें? हिंद। अब ये हमारा क्या कहने लगे? हिंद कहने लगे। और बाद में क्या हुआ कि इसी में ई प्रत्यय जोड़ करके, ई प्रत्यय, देखिए प्रत्यय भी एक नया शब्द यहाँ आपका आ गया है। प्रत्यय आप यहाँ पे केवल अभी तक इतना ही जानते रहिए कि प्रत्यय पूरा आपका एक क्लास है। तो प्रत्यय को आप यहाँ पे बस इतना समझिएगा कि प्रत्यय जो होता है यह एक ऐसा शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? एक ऐसा शब्दांश होता है, एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी सार्थक शब्द के अंत में, जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़ता है। तो बस आप यही जानिएगा, अभी तो आपको इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि एक ऐसा शब्दांश होता है, प्रत्येक से कहते हैं एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी सार्थक शब्द के अंत में, किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है। तो अब हिंदी में हमारा क्या? हिंद 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 में हमारा ई प्रत्यय जुड़ा, और ई प्रत्यय जुड़ने के बाद अब ये हमारा जो हिंद हिंद और प्लस ई, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? हिंदी। ये हमारा हिंदी को बनने में, हिंदी शब्द के विकास में इतना लंबा कार्यक्रम रहा कि ये पहले कौन सा था आपका? सिंधु था। सिंधु से हमारा क्या हुआ? हिंदू हुआ। हिंदू से हमारा क्या हुआ? हिंदू हुआ। और इसी में ई प्रत्यय जोड़ करके किसका विकास हुआ? हिंदी का विकास हुआ। अब आप जो से कभी भी जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए हिंदी शब्द के विकास का क्या क्रम है, हिंदी शब्द का विकास का क्या क्रम है, कैसे हिंदी शब्द का विकास हुआ, तो आप बताइएगा कि सबसे पहले क्या था? सिंधु। सिंधु क्यों? सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू क्यों हुआ? क्योंकि ईरानी फारसी जो है स का उच्चारण ह में और ध का उच्चारण द में करते थे। इस प्रकार से उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। सिंधु को क्या कहे? सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा, हिंदू को हिंद कहा। और इसी हिंद में ई प्रत्यय जुड़ करके हमारा क्या बन गया? हिंदी बना। तो अर्थात हिंदी को बनने में यहाँ से आपके सिंधु नदी का से ही आपका सिंधु नदी से ही हिंदी शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो अब यहाँ से हमने आपको ये भी बता दिया कि प्रत्यय जो होता है वो प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है, शब्दों का अंश होता है जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़ता है, सार्थक शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को रूपांतरित कर देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। कन्फर्म होगा? अब आप ध्यान रखिएगा
अब हिंदी को जब कभी पूछ लिया जाए भाषा के संबंध में किस भाषा का शब्द है, तो देखिए ये किसका है, फारसी। फारसी लोग ही आए और फारसी लोगों ने ही सिंध को कहा हिंदू। फारसी लोग ने ही कहा, फारसियों ने ही तो कहा, सिंध को क्या कहा, हिंदू कहा। तो अब कभी अगर आपसे पूछ दे, कभी पूछ दे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं, एक प्रश्न करते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन बना दिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप ध्यान रखिएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी हमारा किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ये हमारा टेट में पूछा है, तो प्रश्न आपका सुपर टेट में, ये हमारा सुपर टीईटी में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इस तरीके से आप जानते रहिएगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु, हिंदू, हिंद और ई प्रत्यय जोड़ करके हिंदी शब्द का विकास हुआ। और हिंदी शब्द के विकास में हमने आपको बता दिया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कुछ हम शब्द हैं जिनका अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा से है। चलिए दूसरा हम हिंदी शब्द की विकास, आगे हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में कौन सा भाषा किस शब्द का है। तो जैसे हम देख लेते हैं आपका हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये खुद हिंदी भाषा के नहीं हैं। ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये हमारा किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का। आगे वकील, वैसे भी इसमें हम और भी विस्तार आपको बताएंगे, फिर भी आप जानते रहिएगा। जो वकील है ये हमारा अरबी भाषा का है। कभी भी आपसे पूछा जाए वकील किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी किस भाषा का है, तो यह है हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपसे कभी पूछ दिया जाए रिक्शा किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। जब दिख दिया आपको मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा। आपको लिख दिया जाए कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू हमारा किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी किस भाषा का शब्द है, चीकू किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा कौन सा है, चीनी भाषा का शब्द है। आलपीन किस भाषा का शब्द है, ये हमारा है पुर्तगाली। ये किस भाषा का शब्द है, हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो और भी आगे आप कभी पूछ दे आपको, तीन सारे भाषा, तो हम आपको भाषा का एक पूरा चार्ट तो बताएंगे ही भाषा के संदर्भ में किस भाषा का, फिर भी आप इस बात को जानते रहिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, एक मुहावरा को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुहावरा ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो बहुत सारे शब्द हैं, तो इस तरीके से भाषा से आप जानते रहिएगा क्योंकि ये आपका सुपर टेट में पूछा जा चुका है। किस भाषा का शब्द है, तो हमारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। उर्दू फारसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। चाय, चीनी, लीची, चीकू ये किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा के शब्द हैं। और हमारा यहाँ देखिएगा अंग्रेजी जो है हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। साथ ही साथ आलपीन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ये हमारा रहा कि कौन सा शब्द जो है किस भाषा से आया। आगे देखिएगा, आगे हम पढ़ते हैं
हिंदी भाषा के विकास का क्रम। देखिए, हिंदी हमारी एक भाषा तो है, हिंदी हमारी क्या है, एक भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम में, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, तो इस संदर्भ में आप देखिएगा कि हिंदी भाषा का विकास, देखिए चौथे स्टेप पे हमने आपको बता रहे हैं हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या हुआ। तो कोई भाषा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कोई भी भाषा ये नहीं होता कि किसी क्षेत्र विशेष में उसको फेंक दिया जाए, सारे लोग बोलने लगे। किसी भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, और किसी भाषा को बनने में एक लंबा समय लगता है, किसी भाषा को बनने में लंबा समय लगता है। ये भी आप कह सकते हैं किसी भाषा को बिगड़ने में भी, टूटने में भी लंबा समय लगता है। तो जो हिंदी हमारी है, आप शब्द के संदर्भ में समझ गए, हिंदी शब्द के किस प्रकार से हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ, हिंदी शब्द हमारा बना, हिंदी शब्द का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी किस भाषा का शब्द है, कौन सा भाषा किस किस भाषा से बने हुए हैं। तो वहीं पर हमारा है एक नया टॉपिक है आपका कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम में कि हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास जो है वह किस भाषा से कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हिंदी का जो विकास हुआ था वो किससे हुआ था, संस्कृत से। संस्कृत, हिंदी भाषा डायरेक्ट नहीं बनी थी, बल्कि उसका विकास के क्रम में सबसे पहले चरण कौन सा है आपका, संस्कृत है। संस्कृत, और संस्कृत ये फिर किसमें हुआ, पाल से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी, और हिंदी भी टूटी किसमें, मानक हिंदी, जो आज मानक हिंदी खड़ी बोली जिसमें चलता है। तो पहले क्या था कि भाषा के, कभी कभी परीक्षा में ये ग्राफ ही पूछ देता है, ये ग्राफ पूछ देगा, पाली को यहाँ कर देगा, इसको यहाँ कर देगा क्रम, तो आपका दे देता है कि किस क्रम में हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी के विकास के क्रम में देखिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा संस्कृत था, संस्कृत से क्या हुआ, पाल हुआ, फिर पाल से क्या हुआ, प्राकृत हुआ, प्राकृत से क्या हुआ, अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से क्या हुआ, अवहट्ट हुआ, अवहट्ट से फिर क्या हुआ, हिंदी, फिर किस में हुआ हमारा, मानक हिंदी में विकास इसका हुआ, किसका, हिंदी का। यही कारण है कि हमें हिंदी की, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएगा। जब कह देंगे कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, ये वो कह देंगे कि हिंदी की आदि जननी कौन सा है, हिंदी की आदि जननी, तो हिंदी की आदि जननी कौन सा है भैया, संस्कृत। ध्यान रखिएगा, यही तो है हिंदी की आदि जननी। भाई इसका हिंदी कहाँ से आया, हिंदी हमारा कहाँ से आया, संस्कृत से बना। तो हम देखिए हिंदी भाषा का पढ़ रहे हैं, भाषा के विकास का क्रम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है, भाषा है, और इन्हीं भाषा, देखिए अब पाली का विकास भी किस भाषा से हुआ है, संस्कृत से हुआ। तो संस्कृत पाली में टूटा, पाल प्रकृत में, प्रकृत अपभ्रंश में, अपभ्रंश अवहट्ट में, अवहट्ट हिंदी में, फिर किस में टूट गया हमारा, मानक हिंदी में। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब भी आपसे पूछ दे कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हिंदी की आदि जननी कौन सा है, संस्कृत है। कभी आपको ये चार्ट बना दे और चार्ट बनाने के बाद ये इसको हटा दे, अब ये चार्ट यही पाली से, अगर आपको पूछ दे कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तब क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। अगर ये पूरा चार्ट को ढक दे यहाँ से, अब आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रकृत हो जाएगा, प्राकृत। अगर इससे तो आपका कौन सा हो गया, अपभ्रंश हो गया। तो इस तरीके से इस ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा। अगर वैसे डायरेक्ट ही आपसे पूछ देता है तो आप सीधा बता दीजिएगा कि हिंदी की आदि जननी, अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। अगर आपको हिंदी की जननी केवल कह दे, हिंदी की जननी आदि शब्द केवल हटा दे, तब हमारा क्या हो जाता है, अपभ्रंश।
अपभ्रंश। कन्फर्म हुआ। तो हिंदी की अगर केवल जननी की बात कर देगा तो हिंदी की जननी जो है क्या है, अपभ्रंश है। कन्फर्म हुआ। अब यहाँ से एक एक थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो संस्कृत है ये क्या है, ये आर्यों की भाषा है, इसे आर्यों की भाषा भी कहा जाता है, इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, देवताओं की भाषा भी कहा जाता है संस्कृत को। इसे वैदिक साहित्य की भाषा भी, वैदिक काल की भाषा भी कहा जाता है, वैदिक काल की भाषा भी कहा जाता है। और जो पाली हमारा है, पाली, ये जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जो दिए थे वह किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। प्राकृत महावीर स्वामी ये अपने सारे उपदेश किस में दिए थे, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि इसमें से कभी पूछ दे कि देश की प्रथम भाषा कौन सी है, जैसे आप पूछ दे आपसे कि देश की प्रथम भाषा जब आपसे पूछ दे कि देश की प्रथम भाषा क्या है, तब देश की प्रथम भाषा हमारा क्या है, पाली। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देश की प्रथम भाषा, तो देश की प्रथम भाषा हमारा क्या है, पाली है। एक ध्यान चीज यहाँ पे भी रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश क्या होता है, अपभ्रंश का होता है मतलब टूटना, टूट जाए, परिवर्तित, रूपांतरित। तो अपभ्रंश का होता है किसी भाषा का टूटा हुआ रूप, किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, किसी भाषा का रूपांतरित, किसी भाषा का परिवर्तित रूप, ये क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। और अपभ्रंश भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं ये हैं आपके स्वयंभू। कभी भी ये प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो अपभ्रंश भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं, स्वयंभू। हमने आपको बता दिया शुरुआती दौर में ही कि कोई भी भाषा ऐसा नहीं होता कि उस भाषा को उठा करके हम फेंक दें और सारे लोग बोलने लगें, ऐसा नहीं होता। किसी भाषा को बनने में एक लंबा समय, लंबी प्रक्रिया लगती है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, संस्कृत से हुआ। संस्कृत था, फिर संस्कृत किस में टूटा, हमारा पाली में टूटा, फिर पाली किस में टूटा, हमारा प्राकृत में टूटा, फिर प्राकृत किस में टूटा, अपभ्रंश में टूटा, अपभ्रंश किस में टूटा, अवहट्ट में, अवहट्ट फिर हिंदी में, फिर मानक हिंदी में, ये हमारा टूटा। तो इस तरीके से आप चार्ट को अच्छे से याद करिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी की आदिजननी कौन सा है, तो हिंदी की आदिजननी कौन सा है, संस्कृत है। फिर अगर आपसे ये पूछिए कि देश की प्रथम भाषा कौन सी है, तो देश की प्रथम भाषा कौन सी है, पाली। ये देश की प्रथम भाषा नहीं, ये आर्यों की भाषा है, आर्यों की भाषा है। और मैक्स म्यूलर जैसे विद्वान ने आर्यों को आपको मध्य एशिया अर्थात जर्मनी का माना है, इनको आर्यों को। तो ये कैसा है, आर्यों की भाषा। इसे देवताओं की भाषा भी संस्कृत कहा जाता है। और जो वैदिक काल की भाषा भी किसी कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। अगर आप इस चार्ट से माध्यम से या वैसे भी आपसे कभी प्रश्न पूछ दे हिंदी की आदि जननी कौन सा है, तो हिंदी का आदि जननी कौन सा, संस्कृत है। और हिंदी की जब जननी की बात कर देगा तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। और अपभ्रंश भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, स्वयंभू हैं। और हमने बता दिया प्राकृत भाषा, प्राकृत क्या, तो प्राकृत महावीर जो स्वामी हैं अपने सारे उपदेश जो है किस भाषा में दिए हैं, तो आपका प्राकृत भाषा में। और महात्मा बुद्ध जो है अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में दिए हैं। कन्फर्म हुआ। आगे हम चलते हैं 5वें नंबर पर, देखते हैं हिंदी की क्या स्थिति है, हिंदी को किस रूप में देखा जाता है। आपको क्लास अच्छा लगे आप शेयर भी करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कि क्लास को और कितना अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए 5वें नंबर पे हम आपको, 5वें स्टेप में हम आपको बताते हैं 5वें क्रम में हम आपको देखते हैं जो ये हमारी हिंदी है,
ये किस परिवार की भाषा है? हिंदी जो है ये हमारी, ये किस परिवार की भाषा है? ये क्वेश्चन इस यहाँ से 5वें नंबर से इस टॉपिक से आपके जूनियर में भी एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ लिया था। आपके बीटीसी या आपके डीएलएड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो हिंदी है हमारी, ये जो हिंदी है ये किस परिवार की भाषा है? तो ये हमारी भारोपी परिवार कि भारत में के 4 भाषा परिवार हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार। भारत में कितने भाषा परिवार? 4 भाषा परिवार। भारत में कितने भाषा परिवार? 4 भाषा परिवार। तो पहला क्या है हमारा? भारोपी परिवार की भाषा, भारोपीय परिवार की भाषा। जो दूसरा है द्रविड़ परिवार की भाषा, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा, और जो चौथा है ये है चीनी तिब्बती परिवार का भाषा, चीनी तिब्बत परिवार की भाषा। आपसे एक लाइन में कभी भी यहाँ से प्रश्न कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो परिवार की भाषा है तो किस परिवार की भाषा? ये भारोपीय परिवार की भाषा है। जो हमारी हिंदी है वह हिंदी हमारी किस परिवार की भाषा है? भारोपी, अर्थात भारत और यूरोप के मध्य बोली जाने वाली भाषा भारोपी परिवार की भाषा। और भारोपी परिवार की भाषा कितना बोला जाता है? तो 73%। 73%। कभी आपसे पूछ दे कि बताइए किस परिवार की भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? भारत में कितने भाषा परिवार? 4 भाषा परिवार। आपसे कभी पूछा जा सकता है भारत में कितने भाषा परिवार? 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत। अब आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा किस परिवार की भाषा बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा भारोपी परिवार की भाषा बोली जाती है। कितना बोली जाती है? तो 73% बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा कितना है आपका? तो द्रविड़ परिवार की भाषा हमारा 25% जो है किस परिवार की भाषा बोली जाती है? तो हमारी द्रविड़ परिवार की। ऑस्ट्रिक परिवार 1.3% हमारी जो है किस प्रकार की? ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा। और चीनी तिब्बत 0.7% जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चीनी तिब्बत परिवार की भाषा बोली जाती है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, आपका ये प्रश्न यहाँ से एक क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है। ये आपका टेट में, जूनियर टेट में 2013 में एक एक क्वेश्चन आप जोड़ते चलिएगा। हम सारा क्वेश्चन आपको एक एक क्रमबद्ध तरीके से बताते चलते हैं। तो आपके ये पूछा था कि हिंदी हमारी किस परिवार की भाषा है? तो ये हमारी भारोपी परिवार की भाषा। लेकिन आपका जूनियर के जो टेट में क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर ये पूछा था कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी। अगर आपसे पूछ दे भारत में सबसे ज़्यादा किस परिवार की भाषा बोली जाती है? तो भारोपी परिवार की भाषा। सबसे कम किस परिवार की भाषा बोली जाती है? तो चीनी तिब्बत परिवार की भाषा। अगर आपसे क्रम पूछ दे कितना जो है बोली जाती है, किस प्रकार बोलने के क्रम है? तो भारोपी आपका 25%, द्रविड़ आपका भारोपी आपका 73%, द्रविड़ आपका 25%, और आपका जो ऑस्ट्रिक है ये 1.3%, और चीनी तिब्बत परिवार की जो भाषा है ये हमारी कितनी बोली जाती है? 0.7% जो है चीनी तिब्बत परिवार की भाषा बोली जाती है। कन्फर्म हुआ? आगे चलते हैं छठे पे। आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, जहां आपको डाउट लगेगा कमेंट करिएगा और भी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा ताकि हम और बेहतर आपको कर सकें। चलिए अब हम हिंदी के आगे पढ़ते हैं कि हिंदी जो है हमारी, इसकी संविधान में क्या स्थिति है। जो हमारी हिंदी, इसके संविधान में क्या स्थिति है? जो हमारी हिंदी का संविधान में क्या स्थिति है? हिंदी
को संविधान में किस तरीके से देखा जाता है, तो हम आपको बता दें कि जो संविधान है, इस संविधान को में हिंदी को किस रूप में देखा जाता है, तो राजभाषा के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है भैया? राजभाषा। कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी, आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दे, अगर लिख दे कि हिंदी है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम बना दिए, आपकी हिंदी है क्या? पहला है आपका राष्ट्रभाषा, दूसरा हम बना दें मातृभाषा, आगे तीसरा हम आपको बना दें संपर्क भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइएगा हिंदी है, हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी क्या है? तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, या हमारी मातृभाषा है, या राजभाषा है, संपर्क भाषा है? चलिए एक और राष्ट्रभाषा छूट गया, संपर्क भाषा, राजभाषा, राजभाषा। अब देखिए क्यों, कौन सी भाषा किस प्रकार से है? हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है कि मातृभाषा है, संपर्क भाषा है कि क्या है? राजभाषा है। तो इस तरीके से भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी हमारी किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? राजभाषा। संविधान में इसे किस रूप से, कौन सा रूप दिया गया है? तो संविधान में इसे राजभाषा का रूप दिया गया है, संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान में इसको किस रूप में देखा गया है? तो संविधान में इसे राजभाषा के रूप में देखा गया है। अब हम बारी बारी से हम देखते हैं कि राजभाषा क्या है। संविधान में राजभाषा अगर माना गया है तो कहाँ माना गया है, कैसे माना गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये भाग आपका है 17, भाग 17, और अनुसूची, जो अनुसूची है ये हमारी है 8वीं अनुसूची, और जो अनुच्छेद है ये हमारा अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, यहाँ हमारी जो है क्या है? हिंदी की स्थिति है। हिंदी को हमारे भारतीय संविधान में कब क्या स्थिति है? तो हमारे भारतीय संविधान में जो हिंदी है, हिंदी को हम किस रूप में रखते हैं? हिंदी को हम किस रूप में रखते हैं? राजभाषा के रूप में। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो यह राजभाषा के रूप में विराजमान है। और ये किस में है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में है। कौन सी अनुसूची है? तो ये 8वीं अनुसूची है। और कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी का जिक्र किया गया है। कन्फर्म होगा? तो आपसे कभी कभी ये पूछ दे कि आप बताइए राजभाषा क्या है? क्या है राजभाषा, किसे कहा जाता है? तो वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त हो, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त हो, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त हो, वो क्या कहते हैं? राजभाषा। जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त हो, राजभाषा। संविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। कन्फर्म हुआ? अब देखिए राजभाषा, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब इसे मान्यता मिला? हिंदी को राजभाषा के रूप में इसे कब मिला? तो ये मिलता है हमारा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इस बात को अच्छे से आप याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से संविधान के तहत राजभाषा घोषित किया गया था। और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। दिखाई दे रहा है? 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। आपसे कभी पूछा जाए कि
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाए जाने का क्या कारण है? अब बताइएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। संविधान में इसको मान्यता मिला। इस आधार पे हम 14 सितंबर 1949 को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। कन्फर्म हुआ। आगे देखिएगा, 8वीं अनुसूची, हमने बताया कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है? तो प्रारंभ में जब भाषाओं को जोड़ा गया था तो कुल 14 भाषा थी, अर्थात सीधा आप कह सकते हैं एक मूल संविधान में। मूल संविधान किसे कहा जाता है? कि वह जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? मूल संविधान। और मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। यहाँ से आपका प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषा थी। 14 भाषा थी। तो ये जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा, अब हम आपको बताएंगे, एक अलग से टॉपिक होगा भाषा और बोली। तो अब भाषा और बोली किस प्रकार से भाषा बनती है, तो इसको आपको हम अलग से एक टॉपिक है। फिर भी आप यहाँ इतना जानते रहिए, क्रमबद्ध आप क्लास लेंगे तो सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। अभी तो हमारा आज का पहला क्लास है और हम हिंदी का इसमें केवल आपको परिचय करा रहे हैं कि किस तरीके से क्या है हिंदी के संदर्भ में। तो ये मूल संविधान में कुल कितनी भाषा? मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं। और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा और भाषाएं इसमें जुड़ती गई, तो अगर आपसे पूछ दे कि 15वीं भाषा के रूप में मूल संविधान के अलावा जो 15वीं भाषा के रूप में जो भाषा जुड़ी थी वह कौन सी थी? तो वह कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में, जिसमें एक भाषा जुड़ी थी। उस भाषा का नाम क्या है? सिंधी। फिर आगे भी वो भाषा का हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 3 भाषा जुड़ी थी। कौन कौन सी हैं आपकी? तो है आपका मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जुड़ी थी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। आगे आपका जुड़ा था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जुड़ी थी? 4 भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 4 भाषाएं हैं। आप भी ध्यान रखिएगा, जब से अब भी आपसे पूछा जाए, एक बार हम फिर कर लेते हैं बैक, देखते हैं कि हमने बताया कि हिंदी में क्या हिंदी की क्या स्थिति है संविधान में। क्या हिंदी को संविधान में कोई मान्यता प्राप्त हुआ है? तो हिंदी का मान्यता प्राप्त हुआ है। हिंदी का संविधान में मान्यता किस रूप में रखा गया है? राजभाषा के रूप में रखा गया है। हमने बताया राजभाषा क्या है? तो वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होता है वह राजभाषा कहलाता है। संविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा को कब मान्यता मिला था? तो राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा स्वीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया, मान्यता मिला। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और आगे मैंने बताया कि ये संविधान में कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थिति है। ये भाग 17 आपका क्या है? तो भाग 17 आपका क्या है? राजभाषा संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक किससे संबंधित है? 343 से 351 तक हमारा क्या किससे संबंधित है? तो हमारा राजभाषा संबंधित है। और भारतीय मूल संविधान में, मूल संविधान किसे कहा जाता है? वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसी को हम मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और 14 भाषाएं। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें एक 15वीं
भाषा के रूप में कौन सी भाषा जुड़ी थी, तो ये हमारी कौन सी, सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें कौन सी भाषा जुड़ी थी, 3 भाषा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, तो ये भाषा कौन सा हो गया आपका, 3 भाषा। तो यहाँ पे आप 15 और 16, 17, 18, 15 3 आपका 18 और 18 4 कितना हो गया, 22। आपका 92वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था, 2003 में, और उसमें 4 भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, 4 भाषा जुड़ी। अब वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या, ये कई बार पूछा जा चुका है टेट, सुपर टेट में कई बार, वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या, संविधान में भी है, संविधान में कुल भाषा कितनी है आपकी, 22 भाषाएं हैं जो जिन्हें मान्यता संविधान में दिया गया है। कंफर्म हुआ। उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी आपकी सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी अगर एक भाषा में आपका अंग्रेजी पूछ दे कि 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में क्या अंग्रेजी भी सम्मिलित है, तो 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में अंग्रेजी आपका सम्मिलित नहीं है। कंफर्म हुआ। आगे चलते हैं अगले शब्द में। जो अगला शब्द है आपका, तो हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा है। तो क्या है हिंदी हमारी, तो हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है, हमारी राजभाषा कहलाती है। आगे हम चलते हैं, क्या है हमारा अनुच्छेद में कहाँ क्या है, तो आप अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का जिक्र है। आपसे कभी पूछा जाए राजभाषा क्या है, आप राजभाषा बता दीजिए। राजभाषा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा राजकीय कार्यों में। तो अनुच्छेद 343 आपका जो है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जो आपका डीएलएड के लिए, बीटीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उन पे जिक्र किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 343 क्या है, तो अनुच्छेद 343 है, इसी में कहा गया है, इसी 43 में ही कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी। ये जो राजभाषा घोषित किया गया इस 343 में, इस बात को कहा भी गया कि हिंदी की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि क्या होगा, देवनागरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे कभी भी पूछ दे कि अनुच्छेद 343 क्या है, आप बताइएगा अनुच्छेद 343 में ही कहा गया है कि भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि क्या होगी, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, तो उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी। कंफर्म हुआ। एक आप और देख लीजिएगा, अनुच्छेद 350 का इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 350 का। इन 2 अनुच्छेदों को आप जो है ध्यान रखिएगा, और भी अनुच्छेद इसमें हैं, तो आप करके विशेष करके ये अनुच्छेद आपके ध्यान रखिएगा कि आपके कभी भी पूछा जाएगा कि आप बताइएगा अनुच्छेद 343 में क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी और उसकी जो लिपि होगा, उसकी स्क्रिप्ट होगा वो देवनागरी। और आगे भी कहा गया अनुच्छेद 350 है, एक प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जो छोटे बालक हैं वो यही होता है खासकर कि बच्चे जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं विद्यालय में। जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर उनको भेजा जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, तो क्या होते हैं, बच्चा हिंदी भाषी उसे अंग्रेजी भाषी विद्यालय में थोप दिया जाता है, बच्चा अंग्रेजी भाषी उसे हिंदी भाषी विद्यालय में थोप दिया जाता है, या अन्य भाषाओं में उसे
भेज दिया जाता है, तो वह क्या करता है, वो अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता है। ये अनुच्छेद में इसी है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, जिससे क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो, जैसे बच्चे का सर्वाधिक अब बच्चा जल्दी सीख ले। ये अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, हिंदी की क्या स्थिति। अच्छा चलिए, जब मैं यहाँ जिक्र किए हैं तो आपको राष्ट्रभाषा और मातृभाषा भी हम आपको बताते चलते हैं। तो मातृभाषा, मातृभाषा क्या है, मातृ जैसे देख ही रहे हैं, मातृ का मतलब होता है माँ, भाषा अर्थात माँ की भाषा, माँ की भाषा मतलब कि परिवार की भाषा। किसकी भाषा, परिवार की भाषा, परिवार की भाषा, परिवार की भाषा, वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। अब परिवार कहेंगे तो परिवार में क्या हो जाएंगे, परिवार में भाई बहन, चाचा चाची, दादा नानी, दादा दादी, माता पिता, बुआ, परिवार में बहुत सारे सदस्य आ जाते हैं। तो वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, परिवार की भाषा, वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है वह क्या कहलाता है, मातृभाषा कहलाता है। और मातृभाषा का भी अपना बहुत महत्व है। यही तो कहा गया अनुच्छेद 350 का कि बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी किस में देनी चाहिए, मातृभाषा में। जस्ट मैंने आपको बताया, और यही कारण है कि इसे मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। थोड़ा जो कंपटीशन है सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। अभी जो हाल ही में समीक्षा अधिकारी का पेपर आपका हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 21 फरवरी को, क्योंकि ये पीस आपके समीक्षा अधिकारी आरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके डीएलएड भी है, इसमें भी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका टेट भी ध्यान रखिएगा, जो टेट और सुपर टेट की तैयारी करें वो लोग भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इन सारे दिवस पे भी आप ध्यान रखते रहिएगा। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा का जिक्र कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 350 के क में है। एक लाइन में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी किस में देनी चाहिए, मातृभाषा में दी चाहिए। आगे देखिएगा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, किसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है, किसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा होता है वह भाषा जो उस राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों के द्वारा, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करे, जिस भाषा की सर्वाधिक बोली जाए, जिस भाषा, तो वह भाषा हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रभाषा। एक शब्दों में आप अगर इसको परिभाषित कर दें तो कहेंगे कि वह भाषा जो समस्त राष्ट्र के जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रभाषा। कभी भी आपको परिभाषित कर दिया जाए, पूछ लिया जाए कि राष्ट्रभाषा क्या है और उसकी परिभाषा दीजिए आपको लिखने के लिए बीटीसी में या डीएलएड में, तो राष्ट्रभाषा क्या है तो आप बताएंगे कि राष्ट्रभाषा वह भाषा जो उस राष्ट्र के या समस्त राष्ट्र के जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, राष्ट्रभाषा कहलाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आपका है विचार विनिमय। विचार विनिमय क्या है, विचार विनिमय का मतलब होता है कि विचारों का आदान प्रदान, विचारों का लेन देन, एक तरीके से आदान प्रदान। तो वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक
जिस भाषा में विचार विनिमय करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वही भाषा हमारी क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। और भारत की, यहाँ नोट करके आप थोड़ा सा ध्यान रख के रहिएगा, नोट करके कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। एक शब्दों में आप ध्यान रखिएगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमने आपको बताया जो हमारी हिंदी है, अब भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, अर्थात ये मत कहिएगा कि हिंदी जो हमारी है वो राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में हिंदी को कहीं पर भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। हम आपको ये भी बता दें, जब संविधान सभा में राजभाषा को स्वीकार किया जा रहा था तब भी जानते हैं बहुत सारी विसंगतियां थी। जैसे गोपाल स्वामी अयंगर जो हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे, उनका एक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है। लेकिन वहीं पे सी राजगोपालाचारी ने भी कहा कि हिंदी अहिंदी भाषियों के लिए ठीक उतनी विदेशी है कि जितना हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी, और इस संदर्भ में आज तक हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। कन्फर्म हुआ? तो हिंदी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो सीधा बताए कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, एक राजभाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में मान लेते हैं, लेकिन अगर आपका लिखित रूप से हो जाए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो जाए, व्यवहारिक दृष्टि से हम मान लेते हैं चलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार हम कह देंगे कि हमारी एक राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि ये परिभाषा कहता है कि उस राज्य के सर्वाधिक लोगों के द्वारा जिसमें विचार विनिमय हो। अगर हम जनगणना को देख लें तो जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश में लगभग 43% लोग हिंदी बोलते हैं, लगभग आधे लोग हिंदी बोलते हैं। इस आधार पे ये जो परिभाषा कहता है, इस परिभाषा के आधार पर हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कैसे? इस परिभाषा के एक अनुसार। लेकिन फिर भी भारत की आज तक हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। हिंदी को हम किस रूप में रखते हैं? तो हिंदी को हम किस रूप में रखते हैं? हिंदी को हम राजभाषा के रूप में रखते हैं, न कि राष्ट्रभाषा, न कि मातृभाषा। हम समझ पा रहे हैं? आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम तीन को एक लाइन में बताते हैं। जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा, बच्चा जो परिवार से सीखता है उसकी मातृभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा एक बड़े व्यापक स्तर पे बोली जाती हो उस राष्ट्र के, तो हम क्या होता है आपका राष्ट्रभाषा। और राजभाषा होता है जब उसी किसी भाषा को संविधान मतलब एक नियमों कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है, और उस संविधान में अगर उसको मान्यता दे दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है? आपका राजभाषा कहलाता है। कंफर्म हुआ? तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हम थोड़ा सा आप देख लेते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। हम आपको ये भी बताते चलें कि हिंदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बोली जाती है। भारत हिंदी ही नहीं, हिंदी जो है भारत ही नहीं वो पूरे विश्व में बोली जाती है। काफ़ी देशों में भी बोली जाती है, विश्व में बोली जाती है। जैसे आपका गयाना, श्रीलंका, त्रिनाड, मॉरिशस जैसे देशों में भी हिंदी का वर्चस्व है, हिंदी बोली जाती है। हाँ, तो आप देखिएगा हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, ये तो अभी हम हिंदी का आपका सामान्य परिचय करा रहे हैं। इसके बाद जस्ट हम आपका वर्ड परिचय लेकर के चलते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से। आप क्लास पूरा करेंगे, निश्चित रूप से मज़ा आएगा। और दोस्तों को भी शेयर करें जिनसे कुछ लाभ हो, उनका भी कुछ लाभ हो। देखिएगा हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर देखें तो भारत में जितने भी आपके 29 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसमें आपके 9 राज्य आते हैं, 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उनकी राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है। तो वो कौन कौन से हैं आपके? तो आपका है उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये आपका 1 2 3 4 5 6 और आपका है हिमाचल प्रदेश। चलिए एक यहाँ लिख दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है आपका? हिंदी। 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा छूट रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका ये हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पर हमारी क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में 9 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो ये हमारा केवल दिल्ली है। ये दिल्ली केवल है केंद्र शासित प्रदेशों में। इस प्रकार से इस सबको मिला करके यहाँ पर देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यानी 9 राज्य हैं। अगर आपसे कभी पूछ दे कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा नहीं है, ऑप्शन इसमें से ले लेगा, 3 ऑप्शन इसमें से ले लेगा, कोई एक अलग कर देगा। पूछेगा निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। मान लीजिए इसमें कोई पंजाब एक ठो ले ले, पूछ दे कि बताइए किस में से कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र है, कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। आप इसमें से अच्छे से जानते रहिएगा कि निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र है, कौन सा हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। तो ये हमारा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कौन सा हमारा? दिल्ली है। ये हमारा कौन सा है? हिंदी भाषी क्षेत्र है। कन्फर्म हुआ? आगे हम चलते हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है इसकी क्या है, कि इसकी लिपि क्या है, ये कैसे लिखी जाती है, इसकी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सा भी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि किसे कहा जाता है? अब आ ही गया है तो आप यहाँ पहले एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको डाउट होगा आप कमेंट कर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या है? लिपि। आपसे अगर पूछ दे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, अभी भी पूछा जाता है, पहले पूछा जाता है, आज भी इसको हर परीक्षा में लगभग सम्मिलित रहता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो लिपि क्या होगा? पहला आप लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, किस प्रकार से लिपि। तो वही हम कहें कि कोई भी हमारे मुख से कोई भी ध्वनि निकले, उस ध्वनि को एक आकार दे दें, उस ध्वनि को एक रूप दे दें, उस ध्वनि को एक चिन्ह दे दें, तो हमारा क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। आप कह सकते हैं, अब इसके संबंध लिपि से कह सकते हैं कि किसी भी ध्वनि को चिन्हों, प्रतीकों में व्यक्त करना ही क्या है? लिपि। किसी भी ध्वनि को एक चिन्ह प्रदान कर देने को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी ध्वनि को चिन्हों, प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी ध्वनि को एक चिन्ह प्रदान कर देने को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और जो हिंदी है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था, इस लिपि का विकास किससे हुआ था? इस लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से।
ब्राह्मी लिपि से। आपसे कभी अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। और देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम, देवनागरी को ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात राज्य। देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था, तो देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम गुजरात राज्य से हुआ था। गुजरात के, चलिए वहाँ छोड़िए, देवनागरी लिपि कहाँ से हुआ था, गुजरात। अब देखिएगा हम कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों को यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली और कोंकणी, इन सब की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इन सब की लिपि देवनागरी। संस्कृत, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इन सब की लिपि क्या है, इन सब की लिपि क्या है, देवनागरी है। इन सब की लिपि कभी पूछ दे, इन सब की लिपि क्या है, तो इन सब की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और अंग्रेजी की जो लिपि है, चलिए यहाँ आप लिख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है ये हमारा क्या है, रोमन लिपि में लिखा जाता है। और जो पंजाबी भाषा है ये किस में है, तो ये हमारा है गुरुमुखी लिपि। इस लिपि का जो विकास किए थे ये सिख धर्म के दूसरे गुरु, जिनका नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। आगे भी देखिएगा, मलयालम की भाषा की लिपि क्या है, तो इसकी मलयालम लिपि है। आगे भी लिपि यह है, जैसे ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, तो ब्रेल लिपि के कौन है जनक, लुईस ब्रेल हैं। ये इसमें थोड़ा सा जानिएगा इसको, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जनक लुईस ब्रेल हैं। ये अंधे बालकों के पढ़ने के लिए है, अंधे बालकों के पढ़ने के लिए है। अगर आपसे पूछ दे निम्न में से कौन सी लिपि है जो अंधे बालकों के लिए है, अंधे बालकों को पढ़ने के लिए लिपि है, तो वो कौन सी लिपि है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के जनक कौन है, लुईस ब्रेल हैं। तो इस तरीके ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि का हम जिक्र कर रहे थे, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था, तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किस राज्य से हुआ था, गुजरात राज्य से हुआ था। लिपि किसे कहा जाता है, किसी भी ध्वनि को एक चिन्ह प्रदान कर देने को लिपि कहा जाता है। और आपका हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इन सब भाषाओं की लिपियां जो है वो हमारा क्या है, देवनागरी लिपि। और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि आपका है रोमन। और आपका जो पंजाबी है इसका लिपि गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि एक सीटेट में परीक्षा में पूछा जा चुका है, देखिए दो बार। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, लेकिन ये नहीं पूछा था, ये पूछा था गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था, किसके जनक कौन है, तो गुरु अंगद हैं। और मलयालम, तो मलयालम की मलयालम ही लिपि है। और ब्रेल लिपि भी आपका पूछा जा चुका है टेट में, तो आप ध्यान रखिएगा। ब्रेल लिपि जो होता है ये अंधे बालकों के पढ़ने के लिए लिपि है। इसमें उभरे हुए दाने होते हैं जिसको स्पर्श कर बालक जो है पढ़ता है। कन्फर्म हुआ। तो हमने इसमें ढेर सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। हिंदी दिवस क्या है, हाँ यहाँ पर लीजिएगा कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें हम कई दिवस भी आपको बता दिए। मातृभाषा दिवस क्या है,
राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, लिपि क्या है, हमने बताया कि हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ, कौन सा किस भाषा का शब्द है। अगला जो हमारा क्लास होगा, और हमने आपके साथ साथ यहाँ भी मैं भी बता दिया था कि जो है हिंदी भाषी क्षेत्र सबको अच्छे से याद होना चाहिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हिंदी बोली जाती है, किस प्रकार से, जैसे भी था हमने आपको सब कुछ एक तरीके से बता दिया। हिंदी शब्द का आपसे पूछ ही दे, हिंदी शब्द का विकास का क्रम क्या है, हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है, कौन सी भाषा क्या है, इसके जनक कौन है, कैसे हैं, तो हमने आपको सीधे क्रमबद्ध तरीके से जो आपकी परीक्षा उपयोगी था, हमने कम समय में आपके परीक्षा उपयोगी तरीके से सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगला जो हमारा टर्म होगा, जो अगला हमारा क्लास होगा, वो हमारा होगा वर्ण परिचय, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में यहाँ से आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है। तब तक लिए धन्यवाद आप सबका।